हाय एवरीवन। तो शुरू कर रहे हैं लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट से। रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली अभी एक दो बेंच की जो सुप्रीम कोर्ट की जो दो जज की एक बेंच है, उसने सजेस्ट किया है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टैट्यूटरी ऑडिट होना चाहिए महाराष्ट्र स्लम एरियाज एक्ट का। एंड उन्होंने कहा है कि रिव्यू होना चाहिए इसका, और हमें जो स्टैट्यूट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी करना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट है ऑफ द रूल ऑफ द लॉ। सो इस न्यूज़ पे और ज़्यादा देखते हैं। अगर हम कोर्ट डायरेक्टिव केम इन रिस्पॉन्स टू सेवरल सिस्टमिक इश्यूज इन implementation of the act, including problematic processes of land identification as slum areas, provisions of accommodation for displaced slum dwellers। तो इसमें क्या था कि जो स्लम जहाँ से तोड़े गए थे, हटाए गए थे स्लम को, तो जो डिस्प्लेस्ड लोग थे उनके एकोमोडेशंस, उनको भी एकोमोडेशन देना है। एंड कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा स्लम एरियाज है। सो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होती है लॉज को इम्प्लीमेंट करने की भी, बट ऑल्सो उसको जैसे लॉज इम्प्लीमेंट हो जाए तो फिर उनको मॉनिटर करने की भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच की ये ड्यूटी होती है। क्योंकि हमें पता है कि लेजिस्लेटर का काम होता है लॉज को बनाना, और एग्जीक्यूटिव का होता है कि वो जो लॉज है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए, और इम्प्लीमेंट होने के बाद मॉनिटर भी उनको करना होता है। तो कोर्ट ने कहा है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी ऑडिट होनी चाहिए जो कि हाईलाइट करेगी लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट की नीड को एज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस एंड कंसीक्वेंसेस ऑफ इनेक्टेड लॉज। कि जो लॉज को यहाँ पे जो लॉज है एक्चुअली में वो कितने इफ़ेक्टिव है, तो इस वजह से एक लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि भाई कोर्ट ने कह तो दिया है कि लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, होता क्या है। देखिए, लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट को हम रेगुलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट भी बोलते हैं। सिस्टमैटिक मेथड है जो कि मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट होता है एक प्रपोज्ड एंड एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन का। उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। सपोज करो कोई लॉ बना है, ठीक है, कोई लॉ बना है, तो उसको क्या करेंगे, ये लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट उसको एनालाइज करेगा कि उसके मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट क्या हो सकती हैं। उसके दोनों पॉजिटिव साइड्स को भी वो देखा जाएगा, नेगेटिव साइड्स को भी देखा जाएगा। अब ऐसा है जैसे लॉज बनते हैं तो उनके पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स को दोनों को देख कर ही लॉज आते हैं, राइट। वो इतना टाइम लग जाता है। एसेंशियल कंपोनेंट जो है लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट के, वो होता है जैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, चॉइसेस है अगर उनको एक्सप्लोर करना, ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस करना, स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्ट करना, प्रिफर्ड जो चॉइसेस है उनको सेलेक्ट करना, सोशो इकोनॉमिक एनालिसिस देखना, पोस्ट इनेक्टमेंट अप्रेजल एट्सेट्रा। तो जो लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट है उसके क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया में, देखिए, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करती है। असेसमेंट जो है लेजिस्लेशंस का, उसके थ्रू बिफोर एंड आफ्टर इनेक्टमेंट अलाउ करता है, पॉलिसी मेकर्स को अलाउ कर देता है टू बेस देयर डिसीजंस ऑन एम्पिरिकल एविडेंस रादर देन अजम्पशंस और पॉलिटिकल प्रेशर्स। जो लॉज है, लेजिस्लेशंस है, तो असेसमेंट जब होगा लेजिस्लेशंस का इनेक्टमेंट से पहले और बाद में, इससे क्या होगा, जो पॉलिसी बना रही है अपने डिसीजंस को वो किसके बेस पे ले सकते हैं, एविडेंसेस के बेस पे। ये नहीं है कि ये एज्यूम किया तो या पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से कुछ पॉलिसी मेकर्स ने डिसीजन ले लिया। इस चीज़ में ये लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट हेल्प करता है। लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट हेल्प करता है ऑप्टिमाइज करने में रिसोर्स एलोकेशंस को, इफेक्टिव कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को देख के। लेजिस्लेटिव क्वालिटी, इट कैन ऑल्सो हेल्प प्रिवेंट लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स, ambiguities and enactment of cross purpose and overlapping laws।
ओवरलैप भी होता है इन जुरिस्डिक्शन ऑफ सेक्टोरल रेगुलेशंस, जैसे कि ट्रे, सेबी एंड कॉम्पिटिशंस कमीशन ऑफ इंडिया, CCI रिगार्डिंग एंटी ट्रस्ट प्रोविजंस। लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट हेल्प कर सकता है जुडिशरी पे बर्डन को रिड्यूस करने में, जो लेजिस्लेशंस पे जो एम्बिगिटीज आती है उनको रिड्यूस कर देता है, स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन को ये मैंडेटरी बना देता है, एंड फीडबैक मैकेनिज्म्स भी आता है इसकी वजह से एज एन ऑल्टरनेटिव चैनल्स फॉर रिजोल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, एंटिसिपेटिंग लीगल चैलेंजेस एटसेट्रा, राइट। सो डेलीगेटेड जो लेजिस्लेशंस है उसकी स्क्रूटिनिटी होती है। इट कैन ऑल्सो हेल्प असेस वेदर powers delegated to executive authorities are appropriate, well defined and being used as intended given the reduced parliamentary scrutiny of delegated legislations। help कर सकता है reduce करने में malfeasance के जो instances है उनको, जैसे कि intentional act of wrongdoing, misfeasance, commission of a lawful act in improper manner and non-feasance, non-conformity to the law by delegated authorities, responsive and responsible governance आती है। सो मिड टर्म कोर्स करेक्शन एंड पॉलिसी रिविजन्स के स्कोप यहाँ पे आ जाते हैं, ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन गैप्स को एड्रेस किया जा सके। इससे क्या होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिव होता है। पीरियडिक असेसमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट इंक्रीज कर सकता है ट्रांसपेरेंसी को, एंड जो लॉ मेकर्स होते हैं वो लॉ मेकर्स एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज अकाउंटेबल हो जाएंगे फॉर द आउटकम्स ऑफ द पॉलिसीज। कंप्लायंस विद इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, LIA हेल्प इंश्योर दैट जो नया लेजिस्लेशंस है, पॉलिसीज़ है, वो इंडिया के ऑब्लिगेशंस के साथ अलाइन करे अंडर वेरियस इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, ट्रेड एटसेट्रा। जैसे कि 2021 में क्या हुआ था, मर्चेंडीज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम को रिप्लेस कर दिया गया था बाय रिमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स स्कीम ड्यू टू इट्स नॉन कंप्लायंस विद WTO नॉर्म्स। तो अब इसके यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने सजेस्ट किया, लेकिन लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट इफ़ेक्टिवली काम करे, इसके लिए भी चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि लीगल एंड इंस्टीट्यूशन चैलेंजेस है। हमारे पास एब्सेंस है फॉर्मल और लीगली बाइंडिंग मैंडेट्स की, जो कि इसको कंडक्ट कर सके, ठीक है। इफ़ेक्टिव इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशंस की हमारे पास कमी है, and working in silos of the government department result in fragmented and incomplete assessment। तो ये कुछ यहाँ पे लूप होल्स हैं। एब्सेंस ऑफ डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि यूके में है, बेटर रेगुलेशन एग्जीक्यूटिव है, इंश्योर करती है कि हर एक जो लॉ है वहाँ पे इम्पैक्ट एनालिसिस जो है होता है। डेटा लिमिटेशंस है, डेटा की भी हमारे पास कमी है। एब्सेंस हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव, रिलायबल एंड interoperable data on performance of statutes, policies, schemes। तो ये असेसमेंट को हमें डिफ़िकल्ट बना देता है। फर्दर जो कॉन्सेप्ट है बाउंडेड रैशनैलिटी का, इसकी वजह से सब ऑप्टिमल एनालिसिस हो सकती है एंड फ्लोड प्रेडिक्शंस अबाउट रियल लाइफ परफॉर्मेंस ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज़। Bounded rationality, bureaucratic inertia, procedure-oriented administrative culture designed on Weberian bureaucratic principles, prioritize following established procedures over introducing new analytical practices. Further, closed bureaucratic system hinders करता है effective coordinations with stakeholders, including जैसे civil society है, policy making है, etc. उससे पहले ज़रा ये देख लेते हैं ऊपर। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास जो एग्जिस्टेंस LIA है, एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर LIA इन इंडिया, प्री इनेक्टमेंट पोस्ट इनेक्टमेंट देखते हैं। प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी 2015 ये क्या करता है, प्रोवाइड्स करता है गाइडलाइंस गवर्नमेंट को कि आप एक ड्राफ्ट वर्जन दो लॉ का, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस का पब्लिक डोमेन में प्रायर टू इट्स इनेक्टमेंट। सेक्टर स्पेसिफिक असेसमेंट, Environmental Impact Assessment under Environmental Protections Act 1986, Social Impact
assessment for land acquisitions under Law Acquisitions, Rehabilitations and Resettlement Act, parliamentary procedures, referral of bills to standing committees, parliamentary debates and discussions, committees and other bodies, analysis and drafting of laws by Law Commission, नीति आयोग एटसेट्रा। ये तो होता है प्री इनेक्टमेंट। अब आता है पोस्ट इनेक्टमेंट में, ऑडिट होता है बाय CAG एंड अदर कम्पिटेंट अथॉरिटीज, पार्लियामेंटरी स्क्रूटिनिटी बाय डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, अदर सोशल ऑडिट, असेसमेंट बाय थिंक टैंक्स सच एज GTRI एटसेट्रा। नेक्स्ट इज कि अगर LIA इफेक्टिवली काम करे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, डेडिकेटेड एजेंसी हम बना सकते हैं, कमिटी बना सकते हैं, जैसे कि UK में है, UK इज़ बेटर रेगुलेशन एग्जीक्यूटिव, ये बनाई गई है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, या फिर हम बना सकते हैं नीति आयोग के अंडर बना सकते हैं, राइट। कुड बी सेटअप टू ओवरसीज टू रिव्यू द LIA प्रोसेस। हर एक जो स्टैट्यूट है, स्टैट्यूट जो क्रिएट कर रहा है रेगुलेटर को, should includes a provision for an impact assessment periodically by an external agency. Regulation Review Authority को establish कर सकते हैं हर एक regulatory authority के लिए, ministry और department to undertake the regulatory impact assessment, which should be a precondition to the writing of regulations. Damodaran Committee 2013 Legislative Process Reform, mandatory referral of bills to departmentally related parliamentary standing committees for consideration and scrutiny. Next is technology and data driven analysis, leverage emerging technologies and tools such as data analytics, machine learning, AI to significantly improve the accuracy and depth of LIA, strengthen government data collection system through digitization, democratize access to government data by ensuring effective implementation of initiatives such as National Data and Analytics Platform, capacity building and training, collaborations with academic institutions, think tanks and civil society in supplementing government's capacity by providing expertise and conducting independent assessment. एग्जाम्पल जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी है, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट कर सकती है कंडक्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड LIA को। स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक रिपोर्ट को पब्लिश किया है जिसका टाइटल था एम्पिरिकल स्टडी टू इवैल्यूएट द डिलीवरी ऑफ जस्टिस थ्रू इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। रिपोर्ट क्या करती है, फोकस करते हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज जो कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर्स फेस करते हैं, जुडिशल ऑफिसर्स फेस करते हैं, एडवोकेट्स फेस करते हैं एंड सपोर्ट स्टाफ। तो इस रिपोर्ट्स की कुछ की फाइंडिंग है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स दैट अप्रोक्सीमेटली 37.7% जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है लैक ऑफ एडिक्वेट स्पेस इन कोर्ट रूम्स, ह्यूमन रिसोर्स शॉर्टेज है ऑफ जुडिशल ऑफिसर्स, एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट की कमी है उनके अंदर ताकि वो वर्कलोड को इफेक्टिवली मैनेज कर सके, एंड एक जो डिस्पोजिशन है केसेस का उसको टाइमली क्या कर सके, मेंटेन कर सके। तो ये कुछ लूप होल्स है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कंप्यूटराइजेशन नहीं है ऑफिस का, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का एंड ताल्लुक लीगल सर्विसेज कमिटी का इनेबिलिटी है एडवोकेट्स को कि वो टेक्निकलिटी ऑफ डिजिटाइजेशन प्रोसेस के साथ कोप नहीं कर सकते। सपोर्ट स्टाफ का भी बर्डन है, सपोर्ट स्टाफ पे इंक्रीज बर्डन है ई कोर्ट कमीशंस की वजह से। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के साथ और भी इश्यूज है जैसे कि कोऑपरेशंस कोऑर्डिनेशंस की कमी है डिपार्टमेंट के बीच में, टेम्पररी या फिर कैजुअल एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ सपोर्ट स्टाफ जिसकी वजह से लैक ऑफ सपोर्ट्स हो जाता है कोर्ट सिस्टम के अंदर। तो कुछ रिकमेंडेशंस आई थी वो देख लेते हैं क्या होता है। देखिए पहला जो है एक इंडिपेंडेंट IT डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हो सकता है, ठीक है, जिसके साथ लेटेस्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के साथ उसको इक्विप किया जाए और सफिशिएंटली ट्रेंड मैन पावर हो मैनेज करने के लिए एंड सर्विस को
टू मैनेज एंड सर्विस एट डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट्स। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, एम्फेसिस किस पे देनी चाहिए? ऑन सस्टेनिंग द फाइल्ड केसेस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टिल द एंड टू इंक्रीज एफिशिएंसी। ओके, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है केसेस को डाल देना चाहिए। एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, creation of separate civil and criminal courts headed by separate judicial officers। तो सिविल कोर्ट्स अलग होना चाहिए, क्रिमिनल कोर्ट्स अलग होना चाहिए। कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए थे जिससे कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। जैसे कि एक स्कीम आई थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आई थी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर द जुडिशरी, 1993 से 1994 में आई थी। फिर एक और आई थी, नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स 2011 में, बाय रिड्यूसिंग डिलेज एंड एरियर्स एंड एनहांस अकाउंटेबिलिटी थ्रू स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो जो सब लोग बोलते हैं, जैसे कि हम अभी भी क्रिटिसाइज़ करते हैं जुडिशरी को कि बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है जस्टिस देने में, तो ये जो इनिशिएटिव इसीलिए आई थी, नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स, ताकि जो अकाउंटेबिलिटी है वो हो जाए स्ट्रक्चरल चेंजेस के थ्रू। ई कोर्ट्स इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट, कंप्यूटराइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स। ई कोर्ट्स इंटीग्रेटेड मिशन मोड, जिसमें कि जितने भी केसेस हैं सबका क्या हो जाएगा? कंप्यूटराइजेशन हो जाएगा। एंटीसिपेटरी बेल अंडर SC/ST एक्ट, इसमें क्या है कि 2 जज की बेंच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार होना चाहिए एंटीसिपेटरी बेल पे अंडर सेक्शन 18 ऑफ द SC&ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ये एप्लीकेबल नहीं होगा अनलेस अ प्राइमा फेसिया केस अंडर द एक्ट इज मेड आउट अगेंस्ट द एक्यूज। सेक्शन 18 जो होता है एक्ट का, कहता है कि सेक्शन 438 ऑफ द CRPC जो कि एंटिसिपेटरी बेल के लिए है, तो ये उस केस में नहीं अप्लाई होनी चाहिए जिसमें कि ऑफेंस in relation to cases involving offense under the act। जजमेंट जो आया है उसके कुछ की हाइलाइट्स है। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि मेयर इंसल्ट ऑफ अ मेंबर, अगर इंसल्ट होती है एक मेंबर की, जैसे कि शेड्यूल कास्ट के या शेड्यूल ट्राइब्स की, तो वो एक ऑफेंस नहीं है अंडर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट अनलेस द एक्यूज्ड हैड द इंटेंशन टू ह्यूमिलिएट बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी। तो अगर जैसे कि इंसल्ट हो रही है और वो कास्ट की वजह से उसकी नहीं हो रही है, तो वो क्राइम या ऑफेंस में नहीं काउंट होगा। ओनली इंटरनेशनल इंसल्ट और इंटिमिडेशन कोज्ड बाय एंट्रेंच्ड सोशल नॉर्म्स लाइक, जैसे कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है, कास्ट सुपीरियोरिटी को प्रैक्टिस किया जा रहा है, क्वालिफाई वही होगा कि यही इंसल्ट है या इंटिमिडेशंस है एनविजन बाय द एक्ट। तो ये जो 1989 का जो एक्ट है वो यही कहता है। एंटिसिपेटरी बेल होती क्या है? डायरेक्शंस होता है हाई कोर्ट के द्वारा या फिर कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा कि आप एक पर्सन को रिलीज कर दो बेल पे, एप्रीहेंडिंग अरेस्ट ऑन एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड अननोन बेलेबल ऑफेंस। सेक्शन 438 जो होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स का, कंटेन करता है प्रोविजंस रिलेटेड टू एंटिसिपेटरी बेल्स। अंडर रिफॉर्म्ड क्रिमिनल लॉ सेक्शन 482 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कंटेन्स करती है रेलिवेंट प्रोविजंस फॉर एंटिसिपेटरी बेल्स। SC&ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रिवेंट कमीशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट मेंबर ऑफ SC/ST special courts for trial of such offences and provision for relief and rehabilitation of victims। तो इसमें क्या आता है, जैसे 1989 में बनाया गया था SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़, तो बेसिकली SC/ST कास्ट वाले लोगों के लिए बनाया गया था, स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए थे ट्रायल्स के लिए, एंड उनको क्या दिया गया था? रिलीफ रिहैबिलिटेशंस भी दिया गया था विक्टिम्स को। कुछ फीचर्स हैं इसके, जैसे एक्यूज मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ द SC/ST। एक्यूज जो है
वो मेंबर नहीं होना चाहिए। ये must be a member of SC/ST, includes employing members of SC/ST for manual scavenging, dedicating SC/ST women to DT temple, उनको रोकना, and as देवदासी, denial of customary rights of passage to places of public resort and among others, provides करता है punishment for neglects of duties under the acts by public servant not being a member of SC and ST, right? डिलिमिटेशन कमीशन बहुत बार सुना है, देख लेते होता क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने किशोर चंद्र चांगलाल राठौड़ के केस में कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है उनके पास पावर होती है ऑर्डर्स को रिव्यू करने की। डिलिमिटेशन कमीशन अगर कुछ ऑर्डर्स दे तो ये कोर्ट्स के पास पावर है कि उनके ऑर्डर्स को रिव्यू करे। अगर एक ऑर्डर मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी है एंड इररिकंसिलिएबल है टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। गुजरात हाई कोर्ट ने डिसमिस किया था एक पिटिशंस जो डिलिमिटेशन कमीशन की एक्सरसाइज को चैलेंज कर रहा था, टेकिंग नोट ऑन आर्टिकल 329 क्लोज ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच बार्स इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इलेक्टोरल मैटर्स। डिलिमिटेशंस होती क्या है? देखिए, डिलिमिटेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज जो है टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज को वो फिक्स हो जाते हैं हर एक स्टेट में लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, और वो होती है किसके आधार पे? पॉपुलेशंस की। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिलिमिटेशंस की इज असाइन टू हाई पावर बॉडी जिसको हम डिलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं। बेसिकली इसको हम बाउंड्री कमीशंस के नाम से भी जाना जाता है। आर्टिकल 82 के हिसाब से डिलिमिटेशन इज डन बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज पार्लियामेंट मेड बाय लॉ डिटरमिन। पार्लियामेंट में कानून के हिसाब से भी ये होता है डिलिमिटेशन। इंडिया में डिलिमिटेशन कमीशन को 4 बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया, 1952 में, 63 में, 73 में, 2002 में। कुछ भी और भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए, जैसे DMK वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इंटरवेन कर सकता है फैसिलिटेट करने के लिए इलेक्शंस को, और व्हेन अ केस फॉर मेलाफाइड और आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर इज मेड आउट। मेघराज कोठारी केस, जुडिशियल इंटरफेरेंस was restricted only to avoid unnecessary delay in the election processes. It does not put complete restrictions on judicial review पे complete restrictions नहीं डाला था। बॉयलर्स बिल 2024 इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा रिपील करेगा बॉयलर्स एक्ट जो है 1923 का, उसको रिपील करके बॉयलर्स बिल आया है। सो इसको इनेक्ट किया गया था इंश्योर करने के लिए यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट इंडिया इन ऑल टेक्निकल एस्पेक्ट्स pertaining to regulation of boiler. Earlier act was amended by Indian Boilers Amendment Act 2007 इंट्रोड्यूस किया, जिसने इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इंस्पेक्टिंग अथॉरिटीज़ एक्ट को फिर फर्दर रिव्यू किया इनकॉर्पोरेट करने के लिए डीक्रिमिनलाइज प्रोविजंस को इन कंसोनेंस विद जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस एक्ट। की फीचर्स क्या है बिल के देख लेते हैं। डिफाइन करता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को एज एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस for grant of certificate to the welders for welding of boiler and boiler component. Any person who makes any structural alteration, addition or renewal in or to a boiler without obtaining authorization of chief inspector, उसको जो है वो पनिश किया जाएगा। With imprisonment जेल उसको भेजा जा सकता है, जो कि जेल होएगी उसको 2 साल की, उसके साथ साथ फ़ाइन भी देना पड़ेगा। फ़ाइन 1 लाख रुपीज़ तक उस पर हो सकता है, या फिर जेल और फाइन दोनों। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है किसी भी डिफ़िकल्टी को रिमूव करने की
in giving effect to provisions of Boiler Act 2024 within a period of 3 years from date of commencement of this act. Central government constitute a central boiler board regulates करने के लिए design, manufacture, erections and use of boiler and boiler components. ऑब्जेक्टिव क्या है बिल के? बिल के ऑब्जेक्टिव है कि मैन्युफैक्चर एंड यूज़ ऑफ बॉयलर्स इसको रेगुलेट करना है ताकि जो लाइफ की और प्रॉपर्टी जो है पर्सन की उसकी सेफ्टी हो फ्रॉम डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन्स ऑफ बॉयलर्स. जैसे बॉयलर जो है एक्सप्लोजन्स की वजह से लोगों की जान चली जाती है, तो यहाँ पे ये इसको बचाएगा डेंजर से. प्रोहिबिट्स द यूज़ ऑफ अनरजिस्टर्ड एंड uncertified boilers, mandate reporting of accidents and promote uniformity in registrations and inspection processes throughout manufacturing, erections and use of boilers. Importance of industrial boiler. Boiler deals with burning of fuel in large quantities, attainment of high temperature and pressure zone, handling of high energy steam. तो यहाँ पे जो ये है ख़त्म हो चुका है. अब आता है इंटरनेशनल रिलेशन, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तो अगर आपको पसंद आ रहा है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो. थैंक यू सो मच.